हेलो नमस्ते, वर्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में हमारे क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 5वां है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, देखो कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। अब देखो इसके जो डेफिनेशन कहती है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि वो अपीयरेंस जो बाहरी तौर पे होती है, तो मॉर्फोलॉजी उसको डिस्क्राइब करती है। और किसी भी फ्लावर के अंदर क्या दिखाई देते हैं हमें, उसके फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उसके फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर के साथ ये तो उसका फ्लावर हो गया, फिर उसका ये क्या हो गया, स्टेम पार्ट हो गया, देन उसके लीफ पार्ट हो गए। ठीक है, ये सब, देन उसकी रूट्स हो गई। तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मतलब उसको बाहरी तौर पे फिजिकली हम उसका क्या क्या स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वही हम जानते हैं। उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो बात करते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हमें पता है किसके हिस्सा हैं, वो किस में आते हैं, वो सब एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स आर दी फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स क्यों फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, क्योंकि वो नेकेड सीड होते हैं, उनके सीड के ऊपर कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। ओके, इसलिए उसका हिस्सा नहीं होते कोई भी फ्लावरिंग प्लांट। एंड दे शो ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होती है। तो ऐसे में अगर उसको बाहरी स्ट्रक्चर देखा जाए प्लांट्स का, जिनके फ्लावर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, द अंडरस्टैंड अंडरग्राउंड पार्ट है। टू अंडरस्टैंड द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज क्या है, वो रूट सिस्टम है। क्या है, रूट सिस्टम, मतलब अंडरग्राउंड। देखो ये क्या दिख रहा है हमें, एक प्लांट दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है मिट्टी, मतलब यहाँ पे है ज़मीन। ठीक है, ये ज़मीन का हिस्सा है। अब ज़मीन के नीचे नीचे वाला पोर्शन हमें क्या दिख रहा है, रूट वाला पोर्शन दिख रहा है। अंडरग्राउंड है ना, ये ज़मीन के अंदर है। और जो अबव द ग्राउंड है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, स्टैम दिखाई दे रही है। स्टैम की फर्दर छोटी छोटी स्टैम होके फिर हमें बड दिखाई दे रही है, फिर हमें लीव्स दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमें फ्लावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर साथ साथ जो फ्लावर आगे फर्दर फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो हमें फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही इसने बोला है कि अंडरग्राउंड तो क्या होता है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रूट सिस्टम होता है, और अबव द अंडरग्राउंड जो होता है पोर्शन, वो शूट सिस्टम होता है। ठीक है, जहाँ, और इसके अलावा यही बता दूं मैं आप लोगों को, जहाँ से रूट्स निकलती हैं उस पोर्शन को, जहाँ से रूट्स निकलती है ये वाले पोर्शन को बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल। और ये अबव द ग्राउंड, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, जहाँ से स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप करते हैं, उस एरिया को बोलते हैं प्लूमूल। ओके, तो ये दोनों पार्ट्स हैं, यहीं से पूरे पूरे फ्लावरिंग प्लांट की डेवलपमेंट होती है। अब हम आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देख ही लिया है, एक बार दोबारा बेसिक स्ट्रक्चर पूरा देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने, रूट अंडरग्राउंड है, शूट एरियल है, मतलब हवा में दिखाई देती है, बाहर की तरफ दिखाई देती है, ज़मीन से बाहर की तरफ। नीचे से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पढ़ना। तो ज़मीन के अंदर देखो ये प्राइमरी रूट है, जो ये मेन रूट है। ठीक है, उस मेन रूट से जो निकली हुई है ये सेकेंडरी रूट्स है। ठीक है, तो ये प्राइमरी रूट है, और ये जो निकली हुई है ये सेकेंडरी रूट्स हैं। ओके, तो ये पूरा क्या है, लोअर हाफ जो है रूट सिस्टम है। ओके, अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब स्टेम के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, ये स्टेम, ये है कंप्लीट स्टेम। और स्टेम पे छोटे छोटे क्या आ रहे हैं, पहले बर्ड आ रहे हैं। ठीक है, यही बर्ड आगे चल के फर्दर किसी भी लीफ में और किसी भी फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे। और इसी के साथ ही बर्ड होगा और कुछ नोड्स होंगी। ठीक है, और ये पूरे पूरे क्या है, लीफ होंगे। ये तो स्टेम है ही, ये फ्रूट हो गया, कोई इस पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, ऊपर से इसके क्या हो गए, फ्लावर्स हो गए। तो ये हाफ पार्ट, जो अपर हाफ पार्ट है, वो शूट सिस्टम हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है 5th-6th क्लास के बच्चों का डायग्राम में बिल्कुल ही। अब आते हैं हम अपना रूट सिस्टम, जो हाफ पार्ट है हमारा, उसको समझने के लिए। देखो रूट सिस्टम में दिया गया है कि रूट्स जो हैं 3 तरह की बताई गई हैं। वन इज टैप रूट, सेकेंड इज फाइब्रस रूट, थर्ड इज एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो जो टैप रूट होती हैं उनको देख लेते हैं। क्या है कि इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोन्स प्लांट द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस मीन्स सेकेंडरी रूट्स कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में होता है, जैसे कि सरसों का जो प्लांट होता है, और सरसों का प्लांट खुद क्या है, डाइकोटिलेडोन पार्ट है, मतलब प्लांट है। और उसी के अंदर क्या होती है, एक प्राइमरी रूट होती है, एक सेकेंडरी रूट होती है। तो यही प्राइमरी और सेकेंडरी को ही क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो टैप रूट के एग्जांपल क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस मतलब फाइबर जैसे कुछ कुछ, तो ये होते हैं किसमें, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर। तो याद रखना है, टैप रूट किसमें, डाइकोट वाले में, जो डाइकोट प्लांट होते हैं, और मोनोकोट वाले में फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस, इसको ध्यान रख लेना है, याद रख लेना है। ओके,
कैसे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कुछ रिजेंबल कर सकते हो कोड इसको याद करने के लिए, डाई और टैप को। ठीक है, ठीक है, इस ऐसे करके याद कर लोगे, डाई टैप। कैसे? डाई टैप मतलब जो टैप रूट होगी वो डाइकोट होगी। ठीक है, तो दूसरा उसको हमेशा उल्टा होगा, मीन्स फाइब्रस जो है मोनोकोट होगी। एंड प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस। जैसे कि वीट, जैसे कि गेहूं के पौधे के बारे में जानते हैं कि उसकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है। इसने जो लाइन बोली ना, इसका मतलब है कि जो प्राइमरी रूट होती है ना, प्राइमरी रूट तो यहाँ पे भी थी, इसने कहा जो यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होती है, वीट प्लांट के रूट के बारे में बात हो रही है, तो वो कुछ टाइम तक क्या रहती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब कुछ दिनों तक ही रहती है, उसके बाद वो रिप्लेस कर जाती है किससे, बहुत सारी अलग अलग रूट से, जिनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। तो क्या होती है, ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस, और फिर प्राइमरी रूट के बेस से बहुत सारी क्या होती है, फाइब्रस रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें एग्जांपल हमें याद रख लेना है वीट का। ओके, अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट के बारे में। अच्छा जी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। इस बात का मतलब समझते हैं हम। एडवेंटिशियस रूट होती है कि रूट, देखो टैप रूट हो चाहे वो फाइब्रस रूट हो, लेकिन निकलेगी कहाँ से, रेडिकल वाले पोर्शन से ना, क्योंकि रेडिकल ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई रूट रेडिकल एरिया से ना निकल के, मीन्स अंडरग्राउंड के उस हाफ वाले पोर्शन जहाँ से अंडरग्राउंड है उस पोर्शन से ना निकल के प्लांट के अदर हिस्से अदर देन रेडिकल, तो यानी अदर देन में तो फिर प्ल्यूमुल आ गया। प्ल्यूमुल में क्या होता है, स्टैम हो सकता है, मतलब उसमें से तनों में से जड़ें निकल जाएं, तो वो जड़ें जो होंगी एडवेंटिशियस रूट कहलाएंगी। जैसे कि हम एग्जांपल अगर बात करें, यहाँ पे एग्जांपल कई सारे हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। एक तो ग्रास में ऐसा ही सिस्टम होता है, तो किस में होता है, ग्रास में। फिर होता है मोन्स्टेरा के अंदर एक बैनियन ट्री और एक स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी होती है जिसे हम खाते हैं, चाट खाते हैं वो। और हमारा बरगद का पेड़ जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बुढ़ा हो जाता है और काफ़ी सालों तक भी वो जीवित रहता है। जैसे कि कहा जाता है कुरुक्षेत्र मैदान में जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने, तो वो जो बरगद का पेड़ था वहाँ पे, वो आज भी बहुत बड़ा है और उसकी रूट्स बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, भाई सालों साल जिंदा रहते हैं। ऐसे ही चुलकाना धाम है एक इनका, जहाँ पे खाटू श्याम है, वहाँ पे भी कहते हैं पीपल का, वहाँ पे तो पीपल का पेड़ है, वो इसका एग्जांपल नहीं है। कहने का मतलब पेड़ जो है लाखों हज़ारों सालों तक जीवित रहते हैं। तो इनकी भी रूट कैसे होती है, एडवेंटिशियस। तो याद रखिए, ग्रास है, मोन्स्टेरा है, बैनियन ट्री है और स्वीट पोटैटो है। ओके, अब यहाँ पे तीनों रूट के बारे में दिखाया गया है कि कैसे कैसे वो डेवलप होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो रूट इसके अलावा देखो यहाँ लिखा हुआ है रेडिकल के अलावा कहीं से भी आए तो वो होती है एडवेंटिशियस। इस बात को याद रख लेना कि रूट के अलावा ये यहाँ पे ऊपर वाला तने वाला हिस्सा है जो यहाँ से जड़ें निकल रही हैं, तो ये इसकी रूट्स हैं। फाइब्रस होती है, अभी पहले जो एक मेन प्राइमरी रूट होगी ना, वो कुछ दिनों तक प्राइमरी रहेगी, बाद में तो वो बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट में टूट जाती है, मतलब बन जाती हैं। ये हो गया इसकी क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं हम टैप रूट के बारे में। तो फिर टैप रूट में सिंपल क्या है, मेन रूट तो लंबे वाली होती है और ये छोटी 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 उसकी लैटरल्स हैं, मीन्स प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट्स होती हैं। ओके, ये था रूट के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम रूट के किसके फंक्शंस के बारे में। स्ट्रक्चर्स देख लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली, अब आते हैं फंक्शंस। रूट का काम क्या है, ऑब्वियस सबसे छोटे बच्चे हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पानी को और मिनरल को क्या करती है, सॉइल में से, ज़मीन में से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कौन, जड़ें। एंड इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, और प्लांट सीधा खड़ा रह सके उसको सपोर्ट देने का काम, एनकरेज करने का काम किसका होता है, रूट्स का। जितनी मजबूती से जड़ें जो हैं ज़मीन को पकड़ेंगी, उतनी ही मजबूती से पेड़ ज़मीन के ऊपर खड़ा रहेगा। एंड तीसरा फंक्शन कि स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है जो प्लांट अपनी एनर्जी के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो हो गया उसको कहाँ स्टोर कर लेती हैं, जड़ें स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर। रिजर्व फूड के लिए भी प्लेस है कौन, रूट। एंड ये क्या करती है, इसके अलावा सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट को ग्रोथ कराने वाले, उनको बनाने का काम भी इसी का ही है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर वाले तो बहुत इजी लगेंगे फिर भी आप लोगों को। ये अब बाई चांस 4 स्टेटमेंट हो और इसको सोचो ये तो पढ़ी नहीं थी तो इसको गलत करके आओ, तो नहीं, गलत नहीं करके आना, ये भी ठीक होगी, तो आंसर हमारा उसका हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है, भूलना नहीं है, ये तो बहुत ईजी सी रहती है फंक्शंस के लिए। नाउ मूव टू दी रीजन्स ऑफ रूट। अब रूट के कुछ रीजन्स दिखाए गए हैं, वो देख लेते हैं हम कैसे हैं, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। पहले इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो एक रूट बनाई हुई है,
रूट के नीचे अलग से पार्ट है, देखते हैं इसको क्या कहा गया है जो अलग से ही रूट के ऊपर की तरफ ही है, तो देखिए इसको बोलते हैं रूट कैप। तो कैप इट मीन्स उसको कवरिंग कर रही है, कवर कर इसका मतलब उसका काम प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो रूट कैप का काम यही है, आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो पोर्शन है ये क्या है, ये वो रीजन है, वो एरिया है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करता है। कैसी एक्टिविटी करता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ करता है, मतलब आगे फर्दर यहाँ से डेवलपमेंट होती है। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये होता है जो बढ़ोतरी करता है, जो हिस्सा नीचे वाला जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करता है, ये वाला हिस्सा इलोंगेशन में जाता है। और अब इसके बाद ये वाला पोर्शन हो गया मैच्योर, ये रीजन कहलाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, क्योंकि अब ये बात क्या है कि रूट पूरी मैच्योर हो चुकी है, तो यहाँ से काम शुरू होता है और ऐसे करते हुए ऊपर तक जाते हुए काम पूरा हो जाता है। और जहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन है यहाँ पर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये था हमने जो जाना रूट्स के कुछ रीजन्स, अब उनकी एक्सप्लेनेशंस भी हम पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम रूट कैप के बारे में। किसके बारे में, रूट कैप के बारे में। जो हमने सबसे पहले देखा था कि इट इज़ ए थिम्बल लाइक, जैसे कि थिम्बल्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के कवरिंग करने वाले छोटे छोटे थिम्बल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक उसमें अप्लायंसेस वगैरह में यूज़ होते हैं, ऐसे ही वो थिम्बल लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका रूट कैप का, विच कवर द एपेक्स ऑफ रूट। जो रूट की टिप होती है ना, टिप को क्या करने का काम करती है, कवर करने का काम करती है, कौन, ये कैप। एंड इट प्रोटेक्ट्स टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एंड मेक वे इन सॉइल। और ये जो बहुत नाजुक से एपेक्स जो पोर्शन होता है ना रूट का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि वो जड़ें जो है ज़मीन में, हार्ड अगर मिट्टी है तो उसमें टूटे ना, और उसमें उसको ज़मीन में आगे जाके क्या करती है, उसके लिए रास्ता बनाने का कैप का काम है, ताकि जड़ें अपना सॉइल के अंदर जाके फर्दर अपना रास्ता बना के अपनी मजबूती पकड़ लें, उसमें काम करती हैं रूट कैप। अब बात करते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन की। तो देखते हैं इसमें क्या है, सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। तो इसके जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, पतले होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्मिक। लेकिन ये छोटे और पतले तो होंगे लेकिन डेंस प्रोटोप्लाज्मिक होंगे। कैसे होंगे, डेंस होंगे प्रोटोप्लाज्मिकली। और इसके अलावा दे डिवाइड रिपीटेडली एक्टिवली, ठीक है। और ये मतलब एक्टिव ही रहते हैं क्योंकि इनका काम है एक्टिव रहना, ताकि रिपीटेडली क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। तो इनका काम रिपीटेडली कहें या कॉन्टिन्यूसली कहें, किसका है, डिवाइड करने का, ही डिवाइड होते रहने का काम है, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब बढ़ोतरी करना। वो इसके सेल जो हैं इस रीजन के वो रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि ग्रोथ हो सके रूट की, किसमें, इस लेंथ वाइज उसकी ग्रोथ हो सके। तो सिंपल सी एक लाइन में इसका काम है। नाउ मूव टू द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो इट कंटेन्स रूट हेयर्स। इस पे क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स को ज़मीन में से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये था, इसके बारे में हमने जान लिया, चारों चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो रुकती नहीं और रिपीटेडली होती रहती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो कि ग्रोथ लेंथ में करने में हेल्प करता है। रूट हेयर जो हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि निमेटो मतलब एयर, निमेटो मतलब एयर एंड स्वैम्पी एरियाज में सांस लेने के लिए बाहर आते हैं, ठीक है। निमेटो में एयर, याद रख लेना, इस बात को आगे आएगी, मैं वहाँ बताऊंगी कि हमने किस बारे में ये बात यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। अब बातें हैं हम अपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे। तो कई बार क्या होता है, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। कई बार रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, किस लिए, सपोर्ट लेनी हो कई बार उसे, या फिर उसको फूड स्टोरेज करना हो, या फिर रेस्पायर करना हो। तो किसी भी इन तीनों कामों में से कुछ भी करने के लिए रूट अपने आप को क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है। अच्छा, वन बाय वन पढ़ते हैं। अगर सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करे तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अगर फॉर स्टोरेज, अगर स्टोरेज करने के लिए, स्टोर किसको करना है, फूड को ही तो करना है, तो उसके लिए जो टैप रूट किसकी, कैरेट की और टर्निप की जो है, और एडवेंटिटियस रूट स्वीट पोटैटो की है, एस्पेरेगस की है, गेट स्वोलन, वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और फिर जाके वो क्या करती है, खाने को स्टोर कर लेती है। तो ध्यान देना, टैप रूट तो कैरेट और टर्निप की, टी याद रख लेना, टी फॉर टैप, टी फॉर कैरेट में भी आ रहा है, टी फॉर टर्निप। तो टर्निप कैरेट की जो टैप रूट करेंगी अपने आप को स्वोलन, क्या अपने आप को मोटी ताज़ी कर लेती है, फुला लेती हैं ताकि खाना स्टोर हो सके। और स्वीट पोटैटो एस्पेरेगस की क्या करेगी, एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। ए फॉर एडवेंट, ए फॉर एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो, ठीक है।
इन दो को याद रख लेना, एडवेंटिटियस में, और कैरेट और टर्निप को याद कर लेना टैप रूट में। और दोनों का काम क्या है, इनका स्वोलन कर लेना ताकि स्टोर कर सके फूड को। ओके, अब बात करते हैं सपोर्ट के लिए कैसे। जो प्रोप रूट है ना बैनियन ट्री की, ये किसकी, ये प्रोप रूट जो है बैनियन ट्री की, ये, और स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन की, ये सपोर्ट करने के लिए, मतलब पेड़ को सपोर्ट करने के लिए। जैसे ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा सा, तो यहीं से क्या करती हैं जड़ें ऐसे क्या कर लेती हैं, निकलती तो यहाँ तनों में से है और मिट्टी में जाके अपने आप को गाड़ लेती है, ताकि बहुत बड़ा साइज होने की वजह से बरगद के पेड़ का उसको सपोर्ट मिल सके। तो सपोर्ट के लिए बैनियन ट्री का एग्जांपल रख लेंगे, उसकी प्रॉप रूट जो निकलती है, मेन रूट नहीं प्रॉप रूट, और स्टिल्ट रूट मेज की और शुगर केन की, इनमें से भी क्या करती है जड़ें निकलती रहती हैं। आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, गन्ना देखा होगा, उसमें भी ऐसी निकलती रहती हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करेंगी। जो निमेटोफोर आ गया ना, वो जो हमने यहाँ पढ़ाया था कि निमेटो का मतलब होता है एयर, मतलब अपने आप को सांस लेने के लिए वो बाहर आते हैं, पानी सांस लेने के लिए स्वैम्पी एरिया में से, पानी के दलदल वाले एरिया में से बाहर आते हैं, तो रेस्पायर वही। तो निमेटोफोर्स है, निमेटोफोर्स में एग्जाम्पल याद रख लेना हमें राइजोफोरा का, किसका, राइजोफोरा का, किसमें, निमेटोफोर में, फोरा फोरा ऐसा करके इसको याद रख लेना, याद रह जाएगा। तो निमेटोफोर में किसका एग्जाम्पल लिखेंगे, राइजोफोरा का। तो अगर स्वैम्पी एरिया है तो वहाँ पे मैनी रूट्स केम आउट, तो दलदली में से क्या करती है, रूट ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ जाती है, ग्रो वर्टिकली, और ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकली क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ताकि वो रेस्पायर कर सकें। क्योंकि दलदल वाली मिट्टी में, पानी में, तो कीचड़ में तो उनको सांस लेने का कुछ सोर्स नहीं मिलेगा, तो अपनी रूट को क्या कर लेती हैं, वो बाहर की तरफ वर्टिकली मूव करा लेती हैं बाहर की तरफ। ओके, तो ये था सब हमारा किसके बारे में, मॉडिफिकेशन हो या फिर ये जो पूरा रीजन हो, रूट के बारे में, फंक्शंस रूट के देख लिए, और हमने तीनों तरह की रूट देख ली। तो बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन आराम आराम से करेंगे तो ही ईजी लगेगा, वैसे तो नहीं ईजी लगेगा, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ भूलने वाले पॉइंट ज़रूर होते हैं। ओके, आराम आराम से करना है, हमें कहीं नहीं भागना है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं, तभी जाके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के MCQs को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम हमारे स्टेम के बारे में। रूट का काम खत्म, नाउ मूव टू दी स्टेम एरिया ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, वन बाय वन, एक एक लाइन डिकोड करते हुए चलते हैं, जानते हुए चलते हैं क्या होती है, कैसे होती है। इसने कहा स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, जो बड़ा है, तो ऊपर की तरफ बढ़ना, ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। ये खुद एक बढ़ता हुआ पार्ट है एक्सिस पे, और क्या होते हैं, इसकी ब्रांच बनती हैं, उन ब्रांच पे लीफ लगते हैं, फ्लावर लगते हैं और फ्रूट्स लगते हैं। एंड स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, मैंने आपको पहले ही बताया किससे डेवलप हो रही है, प्लूम्यूल से डेवलप हो रही है, किसके, ऑफ एम्ब्रॉय ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। कहने का मतलब ये एक सीड है, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन तो प्लूम्यूल कहलाता है, और इसका ये वाला पोर्शन रेडिकल कहलाता है। जैसे ही इसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाएगा और इसको पानी मिल जाएगा, इसको पानी मिल गया, इसको सॉइल मिल गई, तो ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से क्या आएगा, धीरे 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 स्टेम बनना स्टार्ट, मतलब कि एक फ्लावर बनना, एक प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे जड़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लूम्यूल तो डेवलप करेगा स्टेम को, रेडिकल डेवलप करेगा रूट्स को, ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये हो गया, प्लूम्यूल से क्या करते हैं, एक एम्ब्रॉय जो होता है जर्मिनेटिंग सीड का, उसमें से डेवलप करती है स्टेम। रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, उनको नोड्स बोलते हैं। तो ये जो स्टेम होती है ऐसे, उस पर ना नोड्स होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं। उन नोड से ही क्या होता है, नोड से ही क्या राइज होता है स्टेम के ऊपर लीव्स, एंड स्पेस बिटवीन टू नोड्स उनको बोलते हैं इंटर नोड्स। और दो नोड्स का ये एक नोड, ये एक नोड, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसी को बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं। अब आते हैं बात स्टेम बियर्स, स्टेम पे और क्या क्या होता है, स्टेम पे होता है बर्ड्स होती हैं और जो क्या करती है टर्मिनली और एक्सिलरी बढ़ती हैं। मतलब ये बर्ड्स टर्मिनली भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी हो सकती हैं, ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं बॉडी पर और टर्मिनल्स पे भी हो सकती हैं। ओके, फंक्शन देख लेते हैं स्टेम का। तो मेन फंक्शन स्टेम का है स्प्रेडिंग ब्रांचेस, ब्रांच को बढ़ाना, बढ़ोतरी देना, फैलाना, और पत्तों को बियर करना, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को बियर करना। इसके अलावा वाटर का कंडक्शन, मिनरल्स का और फोटोसिंथेट्स का। ठीक है, और इसके अलावा सम परफॉर्म स्टोर फूड, देखो फूड स्टोरेज का काम स्टेम का भी है, एज वेल एज
रूट का भी है, ठीक है, वो भी रिजर्व फूड को स्टोर करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन का है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम कैसे, स्टेम का मतलब जैसे हमने अगर बाई चांस एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को, हमने रोज़ की कटिंग ली, एक रोज़ की स्टेम की कटिंग ली, स्टेम की कटिंग ली और इसको क्या किया, इसके नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा कट करके मिट्टी के अंदर किसी भी रूट ग्रोइंग एजेंट के साथ मिला दिया तो स्टैम्प से ही क्या हो जाएगा, एक पूरा रोज का प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ओके, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैम्प के बारे में। अब बात करते हैं तो करते हैं बिल्कुल। फर्स्ट है कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफिकेशन कैसे कर लेती है स्टैम्प अपने आप की, तो उसमें पढ़ते हैं कौन कौन है। अगर फूड स्टोरेज में अपनी मॉडिफिकेशन करनी है स्टैम्प की तो कौन कौन करता है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद और कोलोकासिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड ज़मीनकंद। पांचों याद रखने हैं फॉर दी स्टोरेज ऑफ फूड। किसकी मॉडिफिकेशन है ये, स्टैम्प की। तो प्लांट जो पोटैटो हम खाते हैं, जिंजर खाते हैं, टर्मरिक है, ज़मीनकंद है, कोलोकासिया है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट के स्टैम्प वाले पोर्शन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ परनेशन। याद रखना है ऑर्गन ऑफ किसके लिए, परनेशन, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये कई बार ऐसे भी काम करते हैं ताकि अगर अनफेवरेबल जो कि ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एक प्लांट के लिए सही नहीं होती, उस टाइम पे क्या करती है, एक्ट करती है कैसे, परनेशन की तरह, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज में तो हो गई बात, अब बात कर लेते हैं हम किसके लिए, सपोर्ट के लिए। ओके, अब यहाँ देखो कैसे दिखाया गया है कि सपोर्ट के लिए तो ये ऐसी बनी रहेगी, सपोर्ट के लिए तो ये लगा दिया इस पर, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए ये हो गया। और ये प्लांट वैसे बहुत ज़्यादा खुद नाजुक है, इसमें से क्या निकल रहे हैं, टेंट्रिकल्स निकल रहे हैं जो इस सपोर्ट लेने के लिए इस पर लपट जाते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो रूट नहीं है, ठीक है। तो कहने को ज़मीन में गड़ा हुआ, मतलब आलू जो है ज़मीन में गड़ा हुआ मिलता है, ऐसा लगता होगा रूट से आता होगा, लेकिन नहीं, ये मॉडिफिकेशन किसकी है, स्टैम की है। तो याद रखना है इसको। इसके साथ साथ जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलोकासिया याद रख लेना मिले। ओके, अब बात करते हैं फॉर सपोर्ट के लिए। तो स्टैम टेंड्रिल्स, जहाँ पे मैंने दिखाया डायग्राम में, आप लोगों ने टेंड्रिल्स देखे कि कैसे लिपट कर सपोर्ट कर लेते हैं अपने प्लांट के लिए। तो स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। तो कहाँ से आते हैं ये पॉइंट अच्छा खासा बनता है यहाँ पे कि जो स्टेम के टेंड्रिकल्स हैं, यहाँ अच्छा खासा पॉइंट है ये कि ये डेवलप होता है किससे, फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से। किससे, एक्सिलरी बर्ड से। आर सिलेंडर, और कैसा होता है, सिलेंडर होता है शेप में और स्पायरली ऐसे घुमावदार होता है, स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइम, और प्लांट को उस सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में मदद करता है ताकि वो भी सीधा खड़ा रह सके, ठीक है। इसमें एग्जांपल में क्या क्या याद रख सकते हैं हम, ग्रेप वाइन्स और गॉड्स, जितनी भी घिया, तोरी, कुकुम्बर, इस तरह की चीज़ें, वाटरमेलॉन्स, ये सब है ना, पम्पकिन, ये सब भी किस में आते हैं, सपोर्ट के, यानी कि स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है जो सपोर्ट लेने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्रोटेक्शन में देख लेते हैं, देखो अगर सपोर्ट चाहिए तो उसने अपने आप को ऐसे टेंड्रिकल्स में बना लिया, किस में बना लिया अपने आप को, टेंड्रिकल्स में, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटेक्शन देनी है तो अपने लीफ पे से क्या निकाल लेगा, कांटे बना लेगी, कांटा बना लेगा, ठीक है। स्पाइंस की तरह मॉडिफाई हो जाएंगे, कांटों के रूप में मॉडिफाई हो जाएंगे, थॉर्न के रूप में मॉडिफाई हो जाएंगे। तो इसमें कौन होते हैं, जो एक्सिलरी बर्ड्स है ना स्टेम की, वो ही मॉडिफाई होके वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। बोगनवेलिया और सिट्रस, बोगनवेलिया और सिट्रस। बोगनवेलिया आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास उगाते हैं इसको डेकोरेटिव पर्पस से गार्डन वगैरह में। तो ये प्लांट भी आपको याद रखना है, उसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि अगर इसको कोई छेड़ेगा तो उसको कांटे लग जाएंगे, तो उससे उनकी वो कांटा लगने से वो हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे, तो इनकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए ये अपने आपको प्रोटेक्शन के लिए कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं, अपनी किसको, ऑक्सिलरी बर्ड को। यही ध्यान रखना है कि किसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब है सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, सूखे एरिया में कुछ प्लांट क्या करते हैं, अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं किसमें, फ्लैटेंड में। फ्लैटेंड मतलब ओपुंशिया में, एरा फ्लैटेंड मतलब ओपुंशिया, और फ्लैश सिलेंड्रिकल, फ्लैश सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मतलब यूफोरबिया, क्या, यूफोरबिया। तो दोनों हमें अच्छे से याद रख लेने हैं। दोबारा एक बार मैं इकट्ठे रिपीट कर देती हूँ, ये वर्ड दिमाग में रहने चाहिए, ओपुंशिया और यूफोरबिया।
ठीक है। सिलेंड्रिकल जो फ्लैश सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो यूफोर्बिया और फ्लैटेंड होगा वो ओपेनशिया का, ठीक है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं फाइलोक्लेड। क्या बोलते हैं, याद रखना है, क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। अपने आप को सूखे रीजन में जो स्टेम मॉडिफाई कर लेती है उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइलोक्लेड। और एग्जाम्पल्स में यूफोर्बिया और ओपेनशिया। ओपेनशिया फ्लैटेंड कर लेता है और फ्लैश सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है कौन, यूफोर्बिया, ठीक है। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ये क्या करते हैं, स्प्रेड न्यू नीचेस। तो ये अपने क्या करते हैं, न्यू नीचेस को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई एंड न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। तो इससे क्या होता है, जो पुराना मर जाता है तो नया जो नीच बनाया है इसी से क्या होता है, अगला नया प्लांट स्टार्ट हो जाता है बनना। ओके, कुछ इसलिए कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं। एक और आगे पढ़ लेते हैं एक पॉइंट और हम, कि इन प्लांट जैसे कि मिंट और जैस्मिन, ठीक है, पुदीना और जो जैस्मिन होता है, इसमें जो सिलेंडर लेटरल ब्रांच होती है इसको स्टोलन branch, stolon arises from the base of main axis after growing aerially for some time arc downward to touch ground। देखो जैसे ये हो रहा है, पहले तो क्या करेंगे, स्टोलन ब्रांच बोलते हैं इसको। जो ये मेन है ब्रांच, इससे जो अलग ये निकली है इसको बोल रहे हैं क्या, इसको बोल रहे हैं स्टोलन ब्रांच। क्या बोल रहे हैं इसको, स्टोलन ब्रांच। ये मेन ब्रांच, ये मेन ब्रांच और ये स्टोलन ब्रांच। लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये ज़मीन पर टच होकर अपनी भी जड़ें बना के यहीं से नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ये बताया गया है इसके बारे में। तो स्टोलन में हमें याद रख लेना मिंट और जैस्मिन के बारे में, ओके, भूलना नहीं है। और जो न्यू नीचेस बना के ओल्डर प्लांट मरने के बाद न्यू नीचेस से ग्रो करते हैं वो है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। तो न्यू नीचेस में याद रख लेने हैं ग्रास स्ट्रॉबेरी, स्टोलन में याद रख लेने हैं जैस्मिन और मिंट, ठीक है। हर बात को छोटे छोटे स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाया गया है तो इनको भूलना नहीं है, याद रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम तीनों याद रखने हैं, क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल और बनाना। इनमें क्या क्या, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट, जो लेटरल ब्रांचेस हैं ये लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल, कहाँ से, बिल्कुल बेस से, बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन। ये ज़मीन है और इसके अंडरग्राउंड क्या होंगी, रूट्स होंगी। तो अंडरग्राउंड पोर्शन जिसको बेसल पार्ट बोलते हैं, वहाँ से लेटरल ब्रांच निकलती है इन तीनों प्लांट्स की, ओके। क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल, बनाना, याद रखना है। इसके ये ज़मीन के नीचे जो बेसल पार्ट है वहाँ से क्या निकलती है, लेटरल ब्रांच निकलती है और ओरिजिनेट होती है बेसल से और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो हॉरिजॉन्टल। और फिर कैसे ग्रो करती है, ऐसे ही कैसे ग्रो करती है, ये पोर्शन ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब है हॉरिजॉन्टल, कैसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है और बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर अंदर ही, एंड देन कम आउट, फिर बाद में क्या करती है, वो बाहर निकल के आती है, बाद में वो बाहर निकल के आती है। जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ हुई पहले सारा ग्रो कर लिया, जड़ें बन गई, सब कुछ हो गया, फिर जाके वो इस ज़मीन से ऊपर की तरफ बाहर अपवर्ड आती है, मूवमेंट निकल के ग्रो होके राइज टू लीफी शूट्स। फिर वो लीफी शूट्स इसके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं सकर। क्या बोलते हैं, सकर। तो समरी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सकर। जो ऐसे पहले नीचे हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा, फिर अपवर्ड मूव करके इसकी लीफी शूट्स बाहर आएंगी, इसको बोलते हैं सकर। तो हमें दो बात पता लगी, स्टोलन और सकर, और तीन बातें, एंड न्यू नीचेस। तो अगर हम दोबारा पढ़ें, तो दोबारा देखें, तो देख लो आप लोग कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी में तो क्या होगा, न्यू नीचेस ये ग्रो करेंगी, और मिंट जैस्मिन में क्या होगा, स्टोलन बनेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ही बनेंगे, फिर जाके ज़मीन पर टकराकर अपनी जड़ें बना के नया प्लांट शुरू करेंगे। और अगर रही बात बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम की, तो वो सकर होंगे उसमें, मतलब उसमें क्या होगा, ज़मीन के अंदर ही पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगी और फिर जाके ऊपर बाहर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करके अपना लीफी एरिया ग्रो करेंगी, और इसको ही क्या कहते हैं, हम सकर बोलते हैं। तो मैंने आपको तीनों रिप्रेजेंट करके भी दिखा दी है और इनकी समरी भी, इनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दी है आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लेटरल ब्रांच की। अब आते हैं लेटरल ब्रांचेस पे, और नेक्स्ट पॉइंट है ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स। अब बारी ये बात किसके बारे में, कि कैसी ब्रांच, लेटरल ब्रांच जिसपे शॉर्ट इंटरनोड्स है। इंटरनोड्स क्या था, दो नोड्स के बीच का क्या था, स्पेस था, तो उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। तो वही इसने बोला कि अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट। तो देखो अब रोसेट आ गया, अब नई टर्म आई है यहाँ पे, क्या, रोसेट, रोसेट ऑफ लीव्स। और रोसेट ऑफ लीव क्या होता है, ये होता है गुच्छा,
एक टफ्ट होता है, ठीक है, एक रोसेट ऑफ लीव्स, इसको फ्लावर शेप की होगी, एंड ए टफ्ट एक गुच्छा होगा और इसका रूट्स का इज फाउंड इन दी एक्वाटिक प्लांट्स। वो किस में मिलते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखने में हमें पिस्टिया और इकोर्निया। पिस्टिया, इकोर्निया, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस पूरे पॉइंट्स में, हमें याद रखनी है, ठीक है। पिस्टिया और इकोर्निया ये दोनों के दोनों कैसे प्लांट्स हैं? जो एक्वाटिक प्लांट हैं और इनमें टफ्ट और रोसेट ऑफ लीव्स मिलते हैं और ये लेटरल ब्रांच होते हैं जो कि शॉर्ट इंटरनोड्स से ही क्या करते हैं? बियर करते हैं, वहीं से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली कैसे है, ऑफसेट कैसे है। देखो ये रहा ऑफसेट कैसे दिख रहा है, ये देखो ये वाली ब्रांच है, ये दो इंटरनोड्स है और इन्हीं से क्या हो रहा है फिर आगे रूट और ऊपर की तरफ लीफ अपना ग्रो कर रही हैं, तो ये होगा ऑफसेट। तो इसी के साथ मैं थोड़ा रिवीजन में आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। यहाँ पे एक ऑफसेट आया है, ऑफसेट से इसका एग्जाम्पल पिस्टिया और इकोर्निया है। एक शक्कर आया था जिसके एग्जाम्पल्स बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम है, और इसके अलावा स्टोलन आया था, मिंट और जैस्मिन जिसके एग्जाम्पल्स हैं, और ग्रास और स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल है जिसमें न्यू नेचर्स की डेवलपमेंट होती है। ओके, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है स्टेम के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे आगे अपना फर्दर लीफ के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।